Welcome to the class 7 of amalgamation. In this video, we are going to practice a question based on old company. Okay, so let me share my screen. Okay, so let's see what is given in the question. This question was asked in exam in October 2015. Okay. Following is the summarized balance sheet of Karthik Limited as on 31st March 2015. Asset side, intangible asset, tangible fixed asset, current asset, profit and loss debit balance. Profit and loss debit balance means loss. It is not profit. Profit होता है तो फिर ये liability side appear करता है. Okay sir. Liability side, equity share capital of rupees 10 each. 10 is the face value of each share. General ledger means it is profit only. Debentures, creditors, outside liability. Okay. So liability side में ये दो item liability है. On the above date, Ganesh Limited agree to take over business of Karthik Limited. Now tell me, कौन सा न्यू कंपनी है, कौन सा ओल्ड कंपनी है? न्यू कंपनी हम उसको बोलते हैं जो आगे बिजनेस कंटिन्यू करेगा. ओल्ड कंपनी हम उसको बोलते हैं जिसने बिजनेस बेच दिया, जिसका बिजनेस बंद हो गया. सो गणेश लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर बिजनेस, मतलब आगे कंटिन्यू करेगा. तो ये न्यू कंपनी मैंने यहाँ पे लिख दिया एन. किसका बिजनेस ले लिया? कार्तिक का. तो कार्तिक लिमिटेड बंद हो जाएगी. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड. ओके. पॉइंट नंबर 1, the intangible assets, tangible fixed asset and current assets of Karthik Limited are taken over at rupees 10 lakh. मतलब assets, intangible, tangible and current asset. से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिया. प्रॉफिट एंड लॉस लॉस है, वो कोई एसेट नहीं है. इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं. ये सिर्फ नाम के लिए एसेट साइड में दिख रहा है. वो तो लॉस है, वो रियल में कोई एसेट नहीं है. वो एसेट तो तीन ही है, इंटेंजिबल, टैंजिबल एंड करंट एसेट. इन तीनों का वैल्यू 10 लाख बोला है. ओके. The liabilities including debentures are taken over at book value. और liabilities दो ही है, creditors and debentures. और ये दोनों liabilities को book value पे लेके जा रहा है, मतलब 2 लाख and 1 लाख ये जो दिया है. ओके. Purchase price is to be paid 1/4 means 1/4 in cash and balance in equity shares of rupees 10 each. तो ये वाला इंफॉर्मेशन पीसी के बारे में दिया है, परचेज कंसिडरेशन के बारे में सेकंड वाला. बट और भी दो पॉइंट है, वो पढ़ लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं पीसी कौन से मेथड्स. पॉइंट नंबर 3, लिक्विडेशन एक्सपेंस रुपीज 600. इसको अमालगमेशन एक्सपेंस बोलते हैं और समटाइम्स रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस. सो लिक्विडेशन एक्सपेंस 600 एग्रीड टू बी पेड बाय कार्तिक लिमिटेड. ओल्ड कंपनी पे कर रहा है. ठीक है, ओल्ड कंपनी का अकाउंटिंग करना है. तो ओल्ड कंपनी का ये कौन से स्टेप्स है मालूम है? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अमालगमेशन एक्सपेंस, 6 स्टेप है. आपको स्टेप्स पता नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन में फंसोगे. इसलिए स्टेप्स एक बार मेरे साथ बोल के बताओ. ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम एट बुक वैल्यू, डिमांड पीसी, रिसीव पीसी, सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अमालगमेशन एक्सपेंस, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. ये 9 स्टेप्स है. स्टेप्स बाय हार्ट होना चाहिए. ओके सर, आगे बढ़ो. द टेक ओवर इज इन द नेचर ऑफ परचेज. ये फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी रिलेवेंट है. क्या बोल रहा है? जो ये टेक ओवर हुआ है, मतलब गणेश लिमिटेड ने कार्तिक लिमिटेड को परचेज किया है. ये बोल रहा है कि ये परचेज नेचर का है. सर क्या मतलब है इसका? एस 14 में हमने परचेज कंसिडरेशन की बात बताई थी. एस 14 में लिखा है कि ओनर को जो पेमेंट करते हैं वो परचेज कंसिडरेशन होता है. उसी एस में न्यू कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेगा उसका दो मेथड दिया है, परचेज मेथड एंड मर्जर मेथड. तो हमारे सिलेबस में मोस्टली सब परचेज मेथड है, मर्जर मेथड नहीं है. बट वो मेथड क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, मैं एंड वाले वीडियो में, इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा कि वो मर्जर मेथड क्या है.
उसकी कुछ कंडीशन होती है, 5 कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई करने के बाद वो मर्जर मेथड बनता है, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में, जो कॉलेज के सिलेबस है, उसमें सब परचेस मेथड के ही क्वेश्चन है। मर्जर मेथड की सिर्फ थियरी पूछ सकते हैं, उसके सम्स नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, पहले पीसी फाइंड आउट करना है। देन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज बुक्स ऑफ कार्तिक लिमिटेड। कार्तिक कौन है? ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी का हमें अकाउंटिंग करना है, बट उससे पहले पीसी निकालना है। नाउ टेल मी, पीसी निकालने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े। नंबर 1 लमसम, क्वेश्चन में कहीं पे भी टोटल लमसम वैल्यू दिया है। सर ये पॉइंट 1 में 10 लाख दिया है, वो सिर्फ तीनों असेट के वैल्यू दिए, ठीक है। तो वो 10 लाख पीसी नहीं है, वो सिर्फ 3 असेट्स का एक साथ वैल्यू बता दिया, इंटेंजिबल, टेंजिबल, करंट असेट का, वो पीसी नहीं है, वो 3 असेट का वैल्यू है। ओके, तो फिर हम लोग कौन सा मेथड जाते हैं? नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट में हमें इंफॉर्मेशन होता है कि न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को क्या पेमेंट कर रहा है, उसका सारा डिटेल होना चाहिए। कितना नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, किस प्राइस पे दिया है, कैश वगैरह दिया है, तो वो सब दिया है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे लिखा है, परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड 1 क्वार्टर इन कैश, बट हाउ मच, कितना? बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बैलेंस इक्विटी शेयर्स देना है 10 रुपए वाले शेयर्स, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितना? इसका मतलब पेमेंट मेथड की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो हम लोग पीसी नेट पेमेंट मेथड से भी नहीं निकाल सकते। तो फिर तीसरा मेथड जो हर सिचुएशन में काम आएगा, जिसको हम अल्टीमेट मेथड बोलते हैं, नेट असेट मेथड। ओके, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, into bracket you can mention the method नेट एसेट मेथड। हमने नेट एसेट मेथड ही क्यों लिया, इसका जस्टिफिकेशन मिला आपको। लमसम प्राइस इज नॉट गिवन, पेमेंट मेथड की डिटेल्स इनकम्प्लीट है, कैश कितना दिया पता ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू किया वो भी नहीं पता है, तो हमें नेट एसेट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। नेट एसेट मेथड, ओके। क्या करना होता है इसमें? सिंपली असेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। ध्यान देना, असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, तो जो जो असेट्स लिया है वो एग्रीड वैल्यू दिखा दो। तो इसने 3 असेट्स लिए हैं, ये देखो। इंटेंजिबल असेट्स पॉइंट 1 में लिखा है, इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट्स एंड करंट असेट्स आर टेकन ओवर, और ये तो लॉस है। तो यहाँ पे असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, इसका वैल्यू भी इसने बता दिया है। यहाँ पे चाहिए तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट एंड करंट असेट, इन तीनों का वैल्यू 10 लाख। अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है, तीनों का साथ में बता दिया 10 लाख वैल्यू है, तो बस वही वैल्यू है। सो असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, इसमें से कुछ लेस करना पड़ता है। क्या लेस करना होता है? लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। तो कौन कौन सी लाइबिलिटी ली है इसने? 2 ही लाइबिलिटी है, डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स, और वो दोनों भी बुक वैल्यू पे लिया है। डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर का अमाउंट 2 लाख, क्रेडिटर का अमाउंट 1 लाख। लेस कर दो, दोनों माइनस करना है, तो 10 माइनस 3, 7 लाख। ये 7 लाख नेट एसेट है, ठीक है, 7 लाख नेट एसेट। बट इसका पेमेंट कैसे करना है वो सेकंड पॉइंट में बोला है, द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड। जो नेट एसेट है यही पीसी है, नेट एसेट ही पीसी है। अब इसको बोल रहा है कि इसका 1 क्वार्टर कैश में देना है, बैलेंस इक्विटी शेयर्स में, तो इसके डिवाइड कर दो, 2 पार्ट कर दो। 1 क्वार्टर कैश में, 1 क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो 7 लाख का 1/4 निकाल दो। 7 लाख डिवाइड बाई 4, 1,75,000। सो कैश कितना आएगा? 1,75,000। तो बैलेंस कितना बचा? जो बैलेंस होगा वो क्या रहेगा? बैलेंस बचा 525, 525।
ये क्या है, ये इक्विटी शेयर्स है, तो बैलेंस इक्विटी शेयर्स। ओके, बस हो गया पीसी का कैलकुलेशन। तो अब हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कर दिया, ए का आंसर हमने कर दिया, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बोलो बात समझ में आई? मैंने सॉल्यूशन में शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स वैलिड होता है, बट यू ट्राई टू राइट फुल फॉर्म। एग्जाम में आप पूरा लिखें, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करें। मुझे एक ही स्क्रीन पे सारे सॉल्यूशन के सारे पार्ट्स एडजस्ट करने, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बट आपके पास एग्जाम में तो पेजेस सफिशिएंट अवेलेबल है। सो ट्राई टू ड्रॉ अकाउंट्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा प्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कार्तिक लिमिटेड। सो यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ कार्तिक लिमिटेड। कार्तिक लिमिटेड अभी लेजर अकाउंट्स बनना है। सबसे पहला लेजर अकाउंट जो बनता है ना, वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। उसके बाद हमें चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, होता तो हम लोग उसका भी अकाउंट इसके नीचे ही बना देते। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट इज मस्ट, ये तो रहेगा। फिर शेयर होल्डर का अकाउंट, तो एक ही शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, उसका अकाउंट बनाओ। प्रेफरेंस होता तो उसका बनाते, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। अब हमें न्यू कंपनी का भी अकाउंट बनाना है, क्योंकि ओल्ड कंपनी हम जिसको भी बेच रहे हैं उससे पैसे वैसे तो लेना है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे न्यू कंपनी अकाउंट। आप न्यू कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना गणेश लिमिटेड। सो न्यू कंपनी अकाउंट में लिख रहा हूँ ब्रैकेट में गणेश लिमिटेड। आप सीधा गणेश लिमिटेड भी लिख सकते हैं, न्यू कंपनी अकाउंट। फिर इसके बाद न्यू कंपनी से जो चीजें मिलने वाली है, कैश मिलेगा, शेयर्स मिलेगा, सिक्योरिटीज। कैश तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन सिक्योरिटीज, उसके लिए हमें सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं ना, सो सिक्योरिटीज या इक्विटी शेयर्स, सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी अकाउंट। ओके, और लास्ट वाला हम लोग कैश बैंक अकाउंट बना लेंगे, कैश बैंक अकाउंट। तो टोटल 6 अकाउंट बनते हैं, बट अभी मैंने 5 बनाया क्योंकि एक वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, चलो स्टेप्स ओल्ड कंपनी के जो 9 स्टेप्स है, एक एक स्टेप फॉलो करना है। पहले हमें स्टेप रिकॉल करना है, फिर देखना है उसकी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में तो उसकी एंट्री करना है, नहीं है वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में तो आगे बढ़ना है, बट स्टेप से ही जाना है। क्वेश्चन के हिसाब से जाओगे तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन किधर भी कुछ भी कैसे भी लिखा रहता है, फिर पता नहीं चलेगा स्टार्ट कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे करें। ओके, ओल्ड कंपनी का कौन सा एंट्री करें, न्यू का कौन सा करेंगे, सारा कंफ्यूजन बना रहे हैं। सो जो स्टेप सिखाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके, चलो ओल्ड कंपनी का फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम एट बुक वैल्यू। तो आपको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, अकाउंट्स में बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट के लिए। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन पिकअप कर लेते हैं, ये लाइन लिया और ये यहाँ से ड्रॉ कर दिया। बहुत सारा लाइन वगैरह फॉर्मेटिंग पहले से करके रखता हूँ सो दैट आपका टाइम बचे। चलो, बट और भी कॉलम्स अमाउंट वगैरह डेबिट क्रेडिट वो जो अकाउंट्स की फॉर्मेलिटीज होती है आप लोग पूरा करेंगे। ठीक है, आप खाली यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे करनी है उस पर फोकस करें। जब आप आंसर प्रेजेंट करेंगे तो ढंग से पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट जैसे फॉर्मेट बना देता है अकाउंट्स का वैसे बनाओ। ओके जी, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं।
पहला स्टेप, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम एट बुक वैल्यू। आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड से या फिर एसेट साइड से, कोई भी साइड से, क्योंकि सारा आइटम हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई पहले एसेट साइड से स्टार्ट कर दिया। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अकाउंट में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। और मैंने बताया लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है, 10 लाख रुपीज। मैं जानबूझ के छोटा छोटा लिख रहा हूँ, सो दैट मुझे स्क्रीन चेंज ना करना पड़े, सामने सामने आपको सब कुछ दिखे, क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट है, उसका एंट्री मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, जनरल रिजर्व्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा होता है। सो बाई जनरल रिजर्व 20,000। ओके, नेक्स्ट, डिवेंचर्स एंड क्रेडिटर्स, ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटी, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। बाई, इसको लिखने का प्रेजेंटेशन ऐसे रख सकते हैं, बाई सन्ड्री लायबिलिटी, अंडरलाइन करके, दोनों लायबिलिटी का नाम क्या है, डिवेंचर है एंड क्रेडिटर है। डिवेंचर्स 2 लाख रुपए, क्रेडिटर 1 लाख रुपए। देखो, लाइबिलिटी साइड के चारों आइटम मैंने ट्रांसफर कर दिए, कोई दिक्कत है, जिसका जो प्लेस है वहां पे उसको पहुंचा दिया। ओके, नाउ कम टू असेट साइड। असेट साइड, ये जो पहले तीन है, ये तीनों रियल असेट है, इंटेंजिबल, टेंजिबल, करंट असेट। बट ये लास्ट वाला लॉस है, ये असेट नहीं, इसको फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। तो जो तीन असेट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। सो अभी ये असेट साइड डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा टू, प्रेजेंटेशन देखना क्या लिख रहा हूँ, सन्ड्री असेट्स, और फिर ये तीनों के नाम, इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट एंड करंट असेट। ट्रांसफर बुक वैल्यू पे होता है, ऑल्दो क्वेश्चन में 10 लाख इन तीनों का वैल्यू दिया है, वो पीसी निकालने के लिए, न्यू कंपनी का अकाउंटिंग करोगे तो वहां पे न्यू वैल्यू यूज होती है। बट पहला स्टेप, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम एट बुक वैल्यू, तो स्ट्रिक्टली जो बुक वैल्यू वही लिखना है। ओके सर, 1 लाख इंटेंजिबल असेट, 840। सर आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं, बुक वैल्यू ही लेना है। एक बात बताओ, अगर बुक्स में वैल्यू 8,40,000 है, मैं इसको 10 लाख पे ट्रांसफर करूंगा तो इस अकाउंट में डिफरेंस नहीं आ जाएगा। फिर इस डिफरेंस का क्या करूंगा, बुक्स तो क्लोज ही नहीं होगा। ओल्ड कंपनी ने अपना बिजनेस बेच दिया है, वो आगे कोई बिजनेस नहीं करने वाला है, उसका अकाउंट से भी मुझे क्लोज करना है। तो अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही ट्रांसफर करोगे तो अकाउंट क्लोज होगा। उससे कम या ज्यादा वैल्यू ट्रांसफर कर दिया तो उस अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। फिर उस डिफरेंस का क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे। इसलिए ट्रांसफर बुक वैल्यू पे ही होना चाहिए ओल्ड कंपनी के केस में। ओके सर, समझ गए। करंट असेट 2,20,000, 2,20,000, ये तीन आइटम हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसको जाएगा, ये लॉस है, तो प्रॉफिट कौन लिया, इक्विटी शेयर होल्डर, तो लॉस भी वही लेगा। ये रहा इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट ये जनरली जो प्रॉफिट था ना, इधर आया क्रेडिट साइड, ये इधर डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस है, अमाउंट 1,60,000। अभी तक मैंने पहला स्टेप ही किया है, ओल्ड कंपनी का अकाउंटिंग। बट बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो। हाँ सर, समझ गए। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या है, डिमांड पीसी, न्यू कंपनी से पैसे मांगो कि भाई हमने एसेट लायबिलिटी तो हमें ट्रांसफर कर दिया, लाओ हमारे पैसे दो। हाँ, तो पता है जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट करते हैं, हाँ सर ये न्यू कंपनी, इसको डेबिट करो। कितना लेना है, हमने टोटल पीसी कितना निकाला था, 7 लाख रुपए, तो हम लोग न्यू कंपनी से 7 लाख रुपए लेने वाले हैं, तो इसको डेबिट कर दिया। ओके, और ये 7 लाख रुपए जो मिलेगा वो इनकम है। इनकम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट बिजनेस बंद हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, उसके बदले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, उसका भाई है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ये डेबिट एंट्री हो गई, तो यहाँ पे क्रेडिट एंट्री, 7 लाख रुपए। बताओ अब इधर क्या लिखूं, ये 7 लाख रुपए हमें कौन देगा, न्यू कंपनी, सो बाई न्यू कंपनी, ब्रैकेट में बता सकते हो कि ये पीसी है।
और यहाँ पे क्या लिखूं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना सिंपल है, स्टेप्स पता है, लॉजिक से आप डेबिट क्रेडिट, अदरवाइज रट्टा लगाओगे तो चैप्टर कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, सरेंडर कर दोगे, बोलोगे छोड़ दो इसको, ऑप्शन में डाल दो। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट पेशेंस रख के प्रैक्टिस करोगे, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यस सर। आगे बढ़ते हैं, 2 स्टेप करवा दिया मैंने। थर्ड स्टेप, ये डिमांड किया हमने, पीसी पैसा दो हमारा, अब हम रिसीव करेंगे तो न्यू कंपनी देगा हमें, क्या देने वाला है, देखो पीसी 2 पार्ट में देने वाला है, कैश भी दे रहा है और इक्विटी शेयर्स दे रहा है। क्वेश्चन में बोला था हमने, बाइफरकेट कर लिया, 175 कैश मिलने वाला है। ठीक है, तो कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। यस सर, कैश अकाउंट में 1,75,000 रिकॉर्ड कर लिया। और जो शेयर्स मिल रहा है 525 को, वो शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो, 525। बात समझ में आई। और ये दोनों चीज कौन दे रहा है, न्यू कंपनी, तो न्यू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, न्यू कंपनी अकाउंट 525 एंड 175। छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो क्लियर नहीं आ रहा है। 1,75,000। ठीक है, अब बताओ लिखूं क्या। ये जो सिक्योरिटीज 525 का मिल रहा है, कौन दे रहा है, न्यू कंपनी ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू न्यू कंपनी। ओके, और यहाँ पे क्या लिखूँ, बाय सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी। ये 175 कैश कौन दे रहा है, न्यू कंपनी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू न्यू कंपनी। और यहाँ पे क्या लिखूँ, बाय कैश। बोलो ये स्टेप समझ में आया। 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम, डिमांड पीसी, रिसीव पीसी। 3 स्टेप हो गया। उसके बाद का 3 स्टेप मैंने बताया था ऑप्शनल है, क्वेश्चन में रहेगा तो करना है, नहीं रहेगा तो स्किप करके आगे जाना। सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर, क्वेश्चन में दिया है कहीं पे, नहीं दिया है, आगे बढ़ो। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, है क्वेश्चन में कहीं, कहीं नहीं बोला कि लायबिलिटी नहीं लिया या एसेट नहीं लिया। 6 स्टेप, पेमेंट ऑफ अमेलगमेशन एक्सपेंस, ये है, दिया है कहाँ पे, ये देखो हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था ना, लिक्विडेशन एक्सपेंस, यही अमेलगमेशन एक्सपेंस, 600 का पेमेंट हुआ है, इसके एंट्री पास करना है। पेमेंट करोगे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए एक ही अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं सकते, तो बस यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो 600। ठीक है, और ये पेमेंट करोगे कैश में, तो यहाँ पे कैश अकाउंट से कैश चला जाएगा, क्या लिखो बताओ इधर, ये 600 कैश, कैश अकाउंट का है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश बैंक। और यहाँ पे क्या लिखो, बाई रियलाइजेशन। कितना आसान है, क्या मैंने कोई भी एंट्री रटने के लिए बोला है, सिर्फ स्टेप्स ध्यान में रखने के लिए बोला है, कोई भी एंट्री रटने की जरूरत नहीं, लॉजिकली समझ लो, 1-2 क्वेश्चन समझ के प्रैक्टिस कर लिया तो ये चैप्टर खत्म। रटोगे तो फटोगे, नहीं कर पाओगे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, 6 स्टेप तक आ गए। 7th, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, नहीं है, तो आगे बढ़ो। 8th स्टेप में क्या करना है, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ओके, चलो क्लोज करेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल, ये 2+1 3+7 10 लाख, बट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ये 8 to 10 यही हो जा रहा है, तो पहले मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा। हाँ सर, पहले डेबिट साइड का ही टोटल कर दो, कैलकुलेटर लो, 1 लाख प्लस 840, 220 प्लस 600, ये टोटल आ रहा है 11,60,600, 11,60,600, यही टोटल यहाँ पे भी लिखना है, 11,60,600। ओके, अब इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दो, क्रेडिट साइड का टोटल है 10 लाख, 2+1+7, 10 लाख माइनस कर दो, -10 लाख, तो बैलेंस आएगा 160,600, 160,600।
ये जो बैलेंस आया है ना, यही प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इधर क्रेडिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट हो जाएगा 160 600 टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 8 कंप्लीट कर दिया, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 9 क्या था? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या पे करेंगे? ये जो न्यू कंपनी से सिक्योरिटीज मिला है, यही तो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। और कैश बैलेंस में कुछ कैश बैलेंस बचा होगा, कैश अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा है, तो वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये दोनों अकाउंट पहले क्लोज कर दो। ये इक्विटी शेयर, इसको हम लोग पे करेंगे किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। अच्छा, कितना? 525। 525 का सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे डेबिट कर दो। क्या लिखो यहाँ पे? बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखूं? टू सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी। ओके, ये अकाउंट क्लोज हो गया। देखो डेबिट साइड 525 और ये 525 क्रेडिट। और न्यू कंपनी अकाउंट तो पहले जैसे वो पेमेंट करेगा इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 7 लाख पीसी लेना था, उसने 7 लाख का ही पेमेंट किया, तो कभी डिफरेंस नहीं आएगा। ये अकाउंट भी क्लोज। अब बचा कैश बैलेंस। फाइंड आउट करो कितना बैलेंस है। डेबिट साइड 1,75,000, क्रेडिट साइड 1,75,000। इसमें से 600 माइनस करो। 1,75,000 माइनस 600, 174,400। सर एक छोटा सा अमाउंट माइनस करने के लिए आपने कैलकुलेटर क्यों यूज किया? ठीक है, अभी एक अमाउंट माइनस करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ओरल भी कर सकते हो। 1,75,000 माइनस 600, तो 174,400। ये मैं भी कर सकता हूँ, बट मैंने जानबूझ के कैलकुलेटर यूज किया। एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेटर ही यूज करना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब हम ओरल करते हैं ना, एग्जाम में कम टाइम होता है, प्रेशर होता है, तो कई सारा अमाउंट, कई सारा हमें सम सॉल्व करना होता है, कम टाइम में पेपर कंप्लीट करना होता है, तो सिली मिस्टेक हो जाएगा। तुम 174 की जगह 172, 173 या 400 की जगह पे 600 गलती से लिख दिया, तो तुम्हारा क्वेश्चन टैली नहीं होगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए कैलकुलेटर यूज करो जहाँ पे भी कैलकुलेशन करना है। ओके सर, ये किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को, तो लिखो यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये क्रेडिट है तो इधर डेबिट होगा 174,400 टू कैश बैंक। ओके, कौन सा स्टेप किया हमने? स्टेप 9 पेमेंट। हो गया पेमेंट। अब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली होगा, चेक करके देखो। 9 स्टेप प्रॉपर कर लिए तो ये अकाउंट में जो बैलेंस आएंगे वो टैली होने चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का डेबिट साइड 174,400 प्लस 5,25,000 प्लस 160,600 प्लस 1,60,000, 10,20,000। ये टोटल आता है 10,20,000। क्रेडिट साइड में 10 लाख और ये 20,000, तो ये भी आया 10,20,000। बोलो टैली हुआ? यस सर, टैली हो गया। और क्वेश्चन टैली होने के बाद जो फीलिंग आती है ना, ऐसे लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। और हम सच में तीर मार दिया है। पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दोबारा से देखना और यही क्वेश्चन फिर से खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन स्टार्ट करना, वीडियो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना,
और एक बार दो बार देखने के बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर मेरे आंसर से टैली करके देखना। एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस से, मेहनत से, ईमानदारी से। तुम्हें 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होगा। तुम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बट तुमको स्टेप्स नहीं पता है तो तुम 51st क्वेश्चन में अटक जाओगे और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, स्टेप्स समझो और चीजें समझ समझ के करो, रट्टा मत लगाओ। ओके, बोलो बात समझ में आई? समझ में आई तो क्या करना है पता है ना? वीडियो को वायरल करना है और कमेंट में लिखो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।